Yes, good morning, students. Welcome back to Sunrise Classes, beta. How are you all? I hope that you all will be fine. All are fine and will be fine. Yes. बेटा, जो है अब हम जो कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। यस। देखिए, हमने अपना संसाधन और विकास जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका जो लास्ट है अपना एक छोटा सा जो है कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, ये हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है भारत के पर्यावरण की दशा। भारत के पर्यावरण की दशा कैसी है? सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। अर्थात मैं बार बार आपको बताती रही हूँ कि भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि की उपजाऊपन को कम होना। और यहाँ पर दो गांव के नाम बताए गए हैं, सुखो माजरी और झाबुआ। झाबुआ तो मध्य प्रदेश जिले में है और सुखो माजरी जो एक गांव है वो भी जो है मध्य प्रदेश में है। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि भूमि जो निम्नीकरण है उसको पलटा जा सकता है, भूमि के उपजाऊपन को कम होने से बचाया जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। यस बेटा, यहाँ पर देखिए उन लोगों की मेहनत कि जो पहले 13 प्रति हेक्टेयर हुआ करता था वृक्ष घनत्व, अब उन्होंने 1272 प्रति हेक्टेयर कैसे कर दिया है। इट मीन्स उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया। यस। तो इस तरह से हम अपने भूमि के निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बताया गया है। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है। इसमें आपको बताया गया है कि पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, यदि हम पर्यावरण को बनाए रखते हैं या उसमें जो है पुनर्सुधार की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो है संसाधनों की उपलब्धता में अधिकता होगी, कृषि और पशुपालन की दशाओं में सुधार होगा, परिणाम स्वरूप आमदनी हमारी बढ़ेगी और समाज में आर्थिक विकास आएगा, समृद्धि आएगी। सुखो माजरी में 1969 से 1984 के 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए तक थी। यस। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसा मध्य प्रदेश के लोगों ने, सुखो माजरी गांव के लोगों ने और झाबुआ गांव के लोगों ने किया, वैसी हम लोग भी पहल करें और हमारे इस प्रदेश को हरा भरा व स्वच्छ बनाएं, जिससे कि ये जो आज हमारे सामने कई सारे संकट हो रहे हैं पर्यावरण से संबंधित और दूसरे, तो इन सब संकटों से तभी निपटा जा सकता है जब हम इस तरह की पहल करेंगे। आगे देखिए बेटा, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से ये चैप्टर में वेरी शॉर्ट शॉर्ट सभी जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए वहाँ वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आपको वो जो है शॉर्ट फाइंड आउट भी करने हैं इन बिटवीन वाले। अब हम जो अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है बेटा? ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों है? मैंने आपको बताया गया था कि नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात लौह अयस्क का जब हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो वो पुनः नवीकरणीय जो है वो नहीं हो सकता है। आगे देखिए, जवारीय ऊर्जा नवीकरणीय योग्य जो एग्जाम्पल थे उसमें मैंने आपको बताया था पवन ऊर्जा, जवारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है। इट मीन्स ये कभी समाप्त न होने वाले हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो निश्चित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं तथा जो समाप्त हो सकते हैं। तो लौह अयस्क एक निश्चित मात्रा में जो है हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है और वो समाप्त भी हो सकता है आने वाले समय में, यदि हम उसका जो है सोच समझकर प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, जवारीय ऊर्जा। जवारीय ऊर्जा का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जवारीय ऊर्जा कैसी है बेटा? यस, जवारीय ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। अर्थात इसका हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय है या पुनः पूर्ति योग्य है। इस ये जो है लगातार हमें प्राप्त होती रहेगी। नेक्स्ट है, पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? हमने पढ़ा था कि पंजाब और हरियाणा में जो है
अति सिंचाई जो है वो भू निम्नीकरण का कारण है। तो यहाँ पर अधिक सिंचाई जो है वो अति सिंचाई से अभिप्राय अधिक सिंचाई से, तो हमारा जो है वो यहाँ पर ख करेक्ट रहेगा। फर्स्ट वाले में अपना घ, और सेकंड वाले में जो है क, और थर्ड वाले में ख। यस, अब देखिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार सोपानी खेती किस प्रांत में की जाती है? यस बेटा, हमें पता है कि सीढ़ीदार जो खेती है वो कहाँ पर की जाएगी? पहाड़ी क्षेत्रों में। और पहाड़ी क्षेत्र इनमें से कौन से राज्य में है? देखिए, पंजाब में है? नहीं है, मैदानी है। हरियाणा में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी मैदानी क्षेत्र है। तो बच क्या गया बेटा? अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में कैसी खेती की जाती है? सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। यस बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मुख्य रूप से काली मृदा हमने जो है पढ़ा था। यस बेटा, हमने पढ़ा था कहाँ पर काली मृदा पाई जाती है? जहाँ पर लावा का विस्फोट होता है उन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। यस, जम्मू कश्मीर नहीं। यस, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को वहां पर जो है यस, महाराष्ट्र है या नहीं जल्दी से बताइए। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। झारखंड जो है वो झारखंड उधर चला गया है, जहां पर कौन सा अपना ये पठार है, सॉरी, झारखंड का पठार वहां पर है। तो इनमें से कौन से राज्य में जो है काली मृदा पाई जाती है? झारखंड का पठार है, वहां पे लोहा अयस्क ज्यादा उत्पादित होता है। वहां पर तो अगर वो पठारी क्षेत्र है तो वहां पर लाल रेगुर मिट्टी पाई जाएगी, लाल मिट्टी पाई जाएगी। यस, तो जो काली मृदा है वो महाराष्ट्र अपना बसता है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना महाराष्ट्र दिया हुआ है। आगे देखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यस, अब नीचे अपने क्वेश्चन पर आइए, जो कि अपने जो है इनको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, और आप खुद सेल्फ चैप्टर में से फाइंड आउट करके इनके आंसर लिखेंगे। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 3 राज्य अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है और मुख्य रूप से इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। काली मृदा बेटा, काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और काली मृदा में हम जानते हैं कि कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास की फसल उगाई जाती है। तो ये आप राइट कर लें। नेक्स्ट है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? बेटा, पूर्वी तट जो है उसके नदी डेल्टा की बात की गई, और हम जानते हैं कि नदी डेल्टाओं के समीप कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, नदियों की डेल्टा, डेल्टा मैंने बताए थे कि त्रिकोण की एक आकृति बनाती है नदी जो है, किसमें? समुद्र में गिरने से पहले। समुद्र में गिरने से पहले नदी जो है वो ट्रायंगल की एक शेप बनाती है, और वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उस ट्रायंगल के शेप को जो है हम डेल्टा कहते हैं। और वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। जो मृदा होती है जलोढ़ मृदा, उसकी 3 मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको। सबसे अधिक तो इसमें क्या, ये जो जलोढ़ मृदा होती है ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। ये हमने जहाँ जलोढ़ मृदा पढ़ा था, जो पॉइंट पढ़ा था अपने चैप्टर में जलोढ़ मृदा, उसमें आप फाइंड आउट करें। यस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट आपको राइट वहीं से करना है। जहाँ पर अपना मृदा के प्रकार थे, और सबसे पहली मृदा थी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो नदी घाटियों में पाई जाती है, नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। इसमें पोटास की, कैल्शियम की, फास्फोरस की जो है वो अधिक मात्रा होती है। पोटास की, फास्फोरस की और चूना की अधिक मात्रा होती है। ये जो सेकंड है वो है इसकी विशेषता कि ये अधिक उपजाऊ होती हैं, और इनमें जो है गन्ना, चावल, गेहूं, तिलहन, दालें ये जो है अधिक मात्रा में उगाए जा सकते हैं। तो ये हमारे जो है इसकी विशेषताएं हो गई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हो गई हैं? ये बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं, इनमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। इसमें गेहूं, चावल, तिलहन व दालें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है अपना, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? ये भी हम पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे?
जहाँ पर हम जो है मृदा का निम्नीकरण पढ़ रहे थे, वहां पर हम जो है लास्ट वाला जो अपना पेज था उसमें कि मृदा के जो निम्नीकरण है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि समोच्च जुताई करके। समोच्च जुताई कैसे? इट मीन्स ढाल के विपरीत जुताई करके हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बताया था सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि के माध्यम से हम जो है वो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें मृदा के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। यहाँ पर जो है हम जो है सीढ़ी नुमा खेत बना लेते हैं और उनमें फिर जुताई करते हैं, तो इससे मृदा का अपरदन जो है वो रुकता है। नेक्स्ट आपको बताया था कि रक्षक मेखला। रक्षक मेखला मतलब रक्षक मेखला मतलब पेड़ों की एक श्रृंखला। पेड़ों को कतार में लगाकर, लाइन में लगाकर हम जो है उस भूमि का निम्नीकरण, ढाल वाली भूमि का निम्नीकरण होने से रोक सकते हैं। जिससे, क्योंकि पेड़ जो है जब हम किसी भी ढाल वाली भूमि पर पेड़ लगा देते हैं तो पेड़ जो है कटाई को रोकते हैं। इट मीन्स मृदा की कटाई को रोकते हैं और वो उसे जो है जड़ों के माध्यम से जो है पकड़े रखते हैं। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें मृदा की अपरदन के रोकथाम के उपाय आपको बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए? समोच्च जुताई, सीढ़ी नुमा जुताई या बुआई, सीढ़ी नुमा खेत, समोच्च जुताई, सीढ़ी नुमा खेत और जो है रक्षक मेखला। ये आपको 3 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको एक्सप्लेन भी किया गया है। ये आप अपनी नोटबुक में राइट करें। नेक्स्ट है जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं और उदाहरण दें। बेटा सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, पहले आपको संसाधन की डेफिनेशन पहले पेज में आपको दी थी, संसाधन किसे कहते हैं, और उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण आया था। तो पहला हमारा पॉइंट था जो है वो समाप्यता के आधार पर। उसके 2 पॉइंट्स थे जैव तथा अजैव संसाधन। अपने पेज नंबर 2 में इनको एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से, आप वहां से राइट करेंगे। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें जीवित जो है प्राणियों से, जीवित वस्तुओं से, जैसे हम ये कहें कि जीवित वस्तुओं या प्राणियों से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जियां ये सब प्राप्त होते हैं और उनमें जीवन होता है। पशुओं से हम दूध, घी ये सब प्राप्त करते हैं तो उनमें भी जीवन होता है। तो ऐसे संसाधन जिनसे, जो जीवित अवस्था में है या जिनमें जान या प्राण पाई जाती है, जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, उनसे जब हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। और नेक्स्ट है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं से जो हम वस्तुएं प्राप्त करते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी आपको राइट करने हैं जो कि आपको चैप्टर में गिवन है कि अजैव संसाधन क्या होते हैं। यस, अजैव संसाधन में अपने जो है वो आएंगे चट्टानें, धातुएं, ये सब कैसी हैं? निर्जीव चीजें हैं जिनसे हमें चट्टानें प्राप्त होती है, धातुएं प्राप्त होती हैं, कोयला प्राप्त होता है, ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। यस, तो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए और वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है, ये आपको जो है एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको बताएंगे। हेलो बेटा, अब हम जो है यहाँ पर पहुंच गए थे लॉन्ग क्वेश्चंस पर। जो आपके 2 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, बेटा इनको हम डिस्कस भी कर लेंगे, बट यहाँ तक जितना हमने डिस्कस कर लिया है इतना आप अपनी नोटबुक में राइट करें व उसको लर्न करें। ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है इनकी पिक्चर जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी रिटर्न फॉर्म में, और फिर आप उनको राइट करना और मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूंगी। यस, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और सिर्फ 2 क्वेश्चन अपने लॉन्ग वाले लेफ्ट रहते हैं, इनको आपको सेंड कर दिया जाएगा। यस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।